तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल ER इंदौरी व्लॉग्स पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूरदर्शन के राइज एंड डाउन एंड फॉल की। दूरदर्शन जिसने हमें टीवी देखना सिखाया, शक्तिमान, चित्रहार, विक्रम बेताल और मालगुडी डेज जैसे न जाने कितने ऐसे सीरियल थे जिससे आज भी हम दिल से कनेक्ट कर पाते हैं, जैसे कि शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत आने से पहले लोग अपने घरों की जो है साफ सफाई करके अगरबत्ती जलाकर बैठते थे और एपिसोड खत्म हो जाने पर प्रसाद भी बांटते थे। क्रिकेट हो या फिर ओलंपिक, हर खेल का प्रसारण दूरदर्शन पर ही होता था। लेकिन एक समय पर अलिफ लैला, नुक्कड़, चंद्रकांता और इनके ही जैसे कई सारे हिट शोज देने वाला हमारा पसंदीदा चैनल आज गुमनाम सा हो गया है। इसे देखना तो दूर, ज्यादातर लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि दूरदर्शन अभी चल रहा है या फिर बंद हो चुका है। पर यह डाउनफॉल आया कैसे, क्यों हमारे दिलों में बसने वाला दूरदर्शन आज गायब सा हो गया है, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में अब दोस्तों वैसे तो आज सोशल मीडिया और मॉडर्न टीवी शोज का जमाना है, लेकिन अगर आप 90s में जन्मे हैं तो फिर आपको दूरदर्शन से एक अलग ही लगाव होगा। वो एक जगह पर सभी का इकट्ठा होकर टीवी देखना, सिग्नल प्रॉपर ना आने पर छत पर जाकर एंटीना को हिलाना, मतलब अलग सा ही टाइम था वो हम सबके लिए। पर सवाल यह है कि रेडियो के उस जमाने में हमें दूरदर्शन मिला कैसे। असल में दूरदर्शन की नींव आजादी के लगभग 12 साल बाद 15 सितंबर 1959 में एक पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा पड़ी थी। मतलब कि इसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू किया गया था। इस टाइम पर चैनल का नाम रखा गया था टेलीविजन इंडिया। इस प्रोजेक्ट के लिए उस समय यूनेस्को ने इंडिया को जो है $20,000 भी दिए थे और साथ ही 180 टीवी सेट दिए थे जो कि फिलिप्स कंपनी थे। यूनेक्स उस समय भारत में जो है बेसिकली एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता था, इसलिए अब इस चैनल को शुरू किया गया। इसका पर्पस एंटरटेनमेंट से ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करना था। साथ ही हेल्थ की बात होती थी, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में बताया जाता था और ट्रैफिक रूल्स सिखाए जाते थे, क्योंकि उस समय यह बहुत जरूरी था। लोगों के बीच इन चीजों को लेकर बहुत ही कम जो है अवेयरनेस थी और कम जानकारी की वजह से लोग ना तो नियम का पालन कर पाते थे और ना ही किसी के सामने अपने अधिकारों की बात कर पाते थे। शुरुआती दिनों में दूरदर्शन पर हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन जो है प्रोग्राम्स आते थे, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए। लेकिन फिर आगे चलकर 1965 में पहली बार चैनल पर हर रोज 1 घंटे का जो है ब्रॉडकास्ट शुरू किया गया और इसमें 5 मिनट की जो है न्यूज बुलेटिन भी जोड़ी गई। अब दूरदर्शन की इस पहल से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, क्योंकि लोगों को जो सिर्फ रेडियो पर सुनाई देता था अब वो टीवी पर दिखाई भी दे रहा था। लेकिन दोस्तों इसके बाद से नेक्स्ट ईयर दूरदर्शन पर एक ऐसा प्रोग्राम आना शुरू हुआ जिसने कि देश में क्रांति ही ला दी। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कृषि दर्शन की, जिसकी शुरुआत 1966 में की गई थी। यह वही प्रोग्राम था जिसके साथ देश में हरित क्रांति की एंट्री हुई। असल में उस समय ज्यादातर लोगों का जीवन जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, लेकिन ज्यादातर लोगों को खेती करने का सही टेक्निक, अच्छी मशीन और फर्टिलाइजर्स का नॉलेज ही नहीं हुआ करता था। ऐसे में कृषि दर्शन ने पूरे देश के इकोनॉमी पर जो है इफेक्ट डाला और अब किसान भाइयों को खेती से संबंधित सभी जानकारियां दूरदर्शन पर ही मिलने लगी। और दोस्तों कृषि दर्शन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आज तक चल रहा है और इसे सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीविजन प्रोग्राम का जो है रिकॉर्ड भी बनाया है अपने नाम। खैर उस समय तक दूरदर्शन की सेवाएं सिर्फ दिल्ली में ही होती थी, लेकिन साल 1972 आने तक मुंबई में और फिर 1975 तक चेन्नई, कोलकाता, अमृतसर जैसे बड़े कई शहरों में जो है दूरदर्शन ने अपना ब्रॉडकास्ट शुरू किया। दोस्तों इसी दौरान इस टीवी चैनल का नाम बदलकर टेलीविजन इंडिया से दूरदर्शन कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय लोग इस इंग्लिश नाम से जो है कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। वैसे अभी तक दूरदर्शन तो सिर्फ बड़े शहरों तक ही था, लेकिन 1970 के दौर में अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए इसने सैटेलाइट टेलीविजन एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया और बेसिकली इसे नासा और इसरो ने मिलकर जो है डिजाइन किया था और इसका पर्पस भारत के छोटे छोटे से गांवों तक टीवी ले जाकर एजुकेशन कनेक्ट करवाना था। इस प्रोजेक्ट के जरिए कुल 2400 गांवों में जो है प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों आगे चलकर 1982 में दूरदर्शन के लिए और भी सुनहरा समय साबित हुआ, क्योंकि इस साल इंडिया एशियन गेम को जो है होस्ट कर रहा था और उसी दौरान दूरदर्शन ने पहली बार कलर टेलीकास्ट की शुरुआत की थी। इसके साथ ही अपना आइकॉन और लोगो सिग्नेचर ट्यून भी जो है इंट्रोड्यूस किया, जो कि आज भी इसे आइडेंटिटी का हिस्सा है। अब एशियन गेम्स को दूरदर्शन पर रंगीन कलर में ब्रॉडकास्ट किया गया तो फिर देश में मानो सनसनी सी फैल गई, क्योंकि अब लोग लाइव गेम्स को जो है ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलर में देख रहे थे। इसके बाद दूरदर्शन ने कुछ रंगीन शोज भी जो है लॉन्च किए, जैसे कि 1984 में आया हम लोग, जो कि इंडिया का पहला धारावाहिक शो था। दूरदर्शन का यह शो काफी हिट हुआ, क्योंकि इसमें जो है मिडिल क्लास फैमिली के स्ट्रगल्स को दिखाया गया था और आम लोगों ने इसे अपने जीवन से जो है रिलेट करके देखा और इस तरह से यह शो लोगों पर जो है हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ गया। साल 1980 के दौरान दूरदर्शन जो था अपने पिक पर था, क्योंकि इसने अपने कंटेंट में जो है वैरायटी लाना भी शुरू कर दिया था। इस दौरान कई सारे शोज जो है लॉन्च किए गए थे, जिनका जिक्र आज भी किया जाता है। जैसे कि 1987 में इसने रामायण को लॉन्च किया, जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इससे इंस्पायर होकर इसने नेक्स्ट ईयर यानी कि 1988 में महाभारत को जो है लॉन्च कर दिया गया। और इन दोनों आइकॉनिक सीरियल ने जो है पूरे देश में एक वेब क्रिएट कर दी, क्योंकि लोग पहली बार रामायण और महाभारत की कहानियों को वीडियो के रूप में जो है देख रहे थे। जो ये सीरियल इतने ज्यादा पसंद किए गए कि जब इनको टेलीकास्ट होना होता था तो लोग अपना सारा काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे, क्योंकि यह लोगों के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं था बल्कि एक जो है रिलीजियस एक्टिविटी बन गया था। यहाँ तक कि हर रोज लोग अपने घरों की साफ सफाई करके अगरबत्ती जलाकर इस शो के टेलीकास्ट होने का जो है इंतजार करते थे। कमाल की बात यह है कि एपिसोड खत्म हो जाने के बाद से लोग जो है प्रसाद भी बांटते थे, क्योंकि वो इसे टीवी शो नहीं बल्कि रामायण या महाभारत का पार्ट ही मानते थे। दूरदर्शन ने अपने इस कल्चरल शो के जरिए पूरे देश के लोगों को एक साथ जोड़ लिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनसे मिली पॉपुलैरिटी के बाद इस चैनल पर सिर्फ इसी तरह के ही कंटेंट को दिखाया जा रहा था, बल्कि इस पर रंगोली, सुरभि जैसे कई सारे शोज भी लॉन्च किए गए, जिसके जरिए इंडियन कल्चर और आर्ट को जो है प्रमोट किया जाता था। इसके अलावा दूरदर्शन ने जो है साइंस पर बेस्ड शो टर्निंग पॉइंट और वुमेन एम्पावर पर बेस्ड उड़ान जैसे प्रोग्राम भी जो है लॉन्च किए।
जिससे कि चैनल ने एक रिस्पॉन्सिबल ब्रॉडकास्टर की इमेज जो है बना ली और लोगों के बीच इसे लेकर विश्वास बढ़ने लगा। अब दोस्तों यह तक तो मार्केट पूरी तरह से दूरदर्शन के फेवर में ही थी, लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगी और यह बदलाव आया आइकॉनिक लिबराइजेशन के बाद। ये एक्चुअली 1991 में इंडिया के अंदर इकोनॉमिक लिबराइजेशन के बाद से विदेशी कंपनियों को इंडिया में जो है अपना व्यापार सेटअप करने की परमिशन दे दी गई। अब पहले तो दूरदर्शन ही इंडिया का इकलौता टेलीविजन चैनल था जिसकी वजह से इसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई। लेकिन जब प्राइवेट चैनल्स जैसे जी टीवी, स्टार प्लस, सोनी ने मार्केट में एंट्री ली तो केबल टीवी का जमाना जो है शुरू हो चुका था। दूरदर्शन के लिए यह एक बहुत ही मुश्किल फेज था क्योंकि ये चैनल अपने साथ में मॉडर्न कंटेंट और फ्रेश आइडियाज लेकर आए थे जिसमें लोगों को एंटरटेनमेंट का नया रूप दिखाया गया। दूरदर्शन इस नए कॉन्सेप्ट के सामने अपने ट्रेडिशनल कंटेंट में फंस कर रह गया जिसकी वजह से इसकी टीआरपी जो है गिरती चली गई और इसकी ऑडियंस जो है तेजी से प्राइवेट चैनल्स की ओर शिफ्ट होने लगी। हालांकि व्योमकेश बख्शी और शक्तिमान जैसे शोज लाकर दूरदर्शन ने फिर से सुर्खियां बटोरी। फिर अलग अलग ऑडियंस सेगमेंट को उनकी खास जरूरत के अकॉर्डिंग कंटेंट दिखाने के लिए चैनल्स भी बांट दिए गए, जैसे कि जनरल एंटरटेनमेंट के लिए डीडी नेशनल, इंडियन कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए डीडी भारतीय, स्पोर्ट ब्रॉडकास्ट के लिए डीडी स्पोर्ट, किसान और एग्रीकल्चर कंटेंट के लिए डीडी किसान और रीजनल लैंग्वेज और कल्चर के लिए डीडी रीजनल चैनल्स की जो है शुरुआत की गई। और फिर इन्हीं कोशिशों के बीच 2005 में दूरदर्शन ने एक ऐसे शो को लॉन्च किया इसके गिरते ग्राफ को जो है फिर से ऊपर उठा दिया गया। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं सीरियल हवाएं, जो कि एक सुपर नेचुरल पावर पर बेस्ड था और इसे लोगों ने इतना पसंद किया कि इसने जो है बेस्ट सीरियल का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। अब दोस्तों इन सफलताओं को देखकर तो लग रहा था कि अब दूरदर्शन जो है प्राइवेट चैनल्स की छुट्टी करके एक बार फिर से मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेगा लोगों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि 2010 के बाद से तो इसकी हालत इतनी खस्ता हो गई कि बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे लोगों की पसंद भी बदलती जा रही थी। लोग अब एडवांस हो रहे थे, मॉडर्न कंटेंट की तलाश में थे, लेकिन दूरदर्शन मानो जीत पकड़ कर बैठा था कि अपना सिग्नेचर प्लांट नहीं छोड़ेगा। तभी तो इसने अपनी कहानियों के एक साथ साथ जो है कास्ट के कॉस्ट्यूम को भी वैसा ही रखा जैसे कि पहले इसके शोज में हुआ करता था। अगर शॉर्ट में कहे तो फिर कंटेंट और टेक्नोलॉजी को जो है मॉडर्नाइज करने में देरी की वजह से ही दूरदर्शन हमारे फेवरेट चैनल की लिस्ट से बाहर होता चला गया और फिर इसकी वजह का जो है स्टार प्लस, सोनी ने ले ली, जी टीवी के शोज तारा और बनेगी अपनी बात, स्टार प्लस के शो कौन बनेगा करोड़पति, सोनी के सीआईडी जैसे सीरियल ऑडियंस को इनकी तरफ खींचते हुए ले गए। दूसरी तरफ दूरदर्शन वही पुराने स्टाइल के आउटडेटेड और लो बजट प्रोग्राम बनाता रहा जिसके चलते इसकी व्यूअरशिप में भारी गिरावट आ गई। हालांकि दूरदर्शन ने जो है नए कंपटीशन को जो है टैकल करने के लिए प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस के साथ जो है पार्टनरशिप की, जिनमें से दो बड़े नाम बालाजी टेलीफिल्म्स और साई टेलीफिल्म्स थे। साल 1990 और 2000 के दौरान इन प्रोडक्शन हाउस के शोज जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी की इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में काफी जो है पॉपुलर हुए, लेकिन खराब प्रमोशन की वजह से यह पार्टनरशिप और दूरदर्शन के कुछ खास काम नहीं आ सकी। जबकि प्राइवेट चैनल्स पर इन प्रोडक्शन हाउस के शोज जो है भरपूर टीआरपी के साथ आगे चल रहे थे। इन लॉसेस की वजह से दूरदर्शन ने बालाजी टेलीफिल्म्स और साई टेलीफिल्म्स के साथ जो है अपने स्लॉट्स को बेच दिया ताकि उनकी जगह दूसरे शोज को लाया जा सके। लेकिन व्यूअरशिप और स्लो डिसीजन के मेकिंग प्रोसेस की वजह से ये अपनी किसी भी स्ट्रेटेजी में समय रहते काम नहीं कर पाए। इसलिए इसके अलावा दूरदर्शन की बर्बादी के पीछे एक और रीजन है, हमारी सरकार भी है, क्योंकि सरकारी चैनल होने की वजह से इस पर ज्यादातर कंट्रोल गवर्नमेंट का ही था। न्यूज में क्या दिखाना है क्या नहीं यह भी सरकार ही कंट्रोल करती थी। एग्जांपल के लिए जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो देश में एक आग भड़क रही थी, जगह जगह लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और दंगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन असली ग्राउंड रिपोर्ट कभी खबरों में आई ही नहीं। और नहीं, इससे जो है दूरदर्शन की इमेज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। लोगों को विश्वास जो है दूरदर्शन पे से उठता गया। हालांकि बाद में कुछ पॉपुलर शोज की वजह से इसकी खराब इमेज थोड़ी सी ठीक जरूर हुई, लेकिन आज के टाइम पर तो काफी लोगों को यह मानना है कि दूरदर्शन को सरकार ही कंट्रोल करती है, क्योंकि इसके जो है अर्ली ऑपरेटिंग कास्ट को जो है 68% सरकार के द्वारा ही किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दूरदर्शन के इन प्रॉब्लम्स का सुधारने के लिए कोशिश नहीं की गई, बल्कि बहुत ही पॉपुलर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर डॉक्टर सैम पित्रोदा ने दूरदर्शन को जो है सक्सेसफुल बनाने के लिए कई सारे टिप्स दिए। जैसे कि उनका मानना था कि दूरदर्शन को अपने कंटेंट प्रोडक्शन के ऊपर 15% की जगह 50% तक का खर्च करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट ब्रॉडकास्ट को भी जो है अगर हम देखें तो वो 60 से लेकर 70% सिर्फ अपने प्रोडक्शन पर ही खर्च कर देते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट कंपनी दूरदर्शन में कहा कोई इनकी सुनने वाला था। हालांकि कोरोना काल में जब रामायण और महाभारत दोबारा टेलीकास्ट किए गए तो लोगों ने खूब सारा इन शोज को जो है प्यार दिया, जिसके बाद सरकार को लगने लगा था कि दूरदर्शन का कमबैक का टाइम आ गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इन शोज को ज्यादातर वही लोग देख रहे थे जो पहले के टाइम पर इन्हें देख चुके थे और फ्री टाइम में अपनी यादों को जो है ताजा करना चाहते थे। इसलिए जब पेंडेमिक खत्म हुआ तो लोग बाहर निकले और लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि दूरदर्शन की व्यूअरशिप फिर से गिरने लग गई। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अब भी ऐसा हो सकता है कि आने वाले सालों में फिर से लोगों के बीच दूरदर्शन का क्रेज जो है बढ़ने लगे। देखिए दोस्तों, क्रेज का तो नहीं कह सकते, लेकिन आशा कर सकते हैं कि दूरदर्शन फिर से ऑडियंस को जो है अट्रैक्ट करने में कामयाब हो सकेगा, क्योंकि पिछले ही साल कैबिनेट ने दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो को जो है मॉडर्नाइज करने के लिए 2500 करोड़ से भी ज्यादा का जो है बजट अप्रूव किया है। और इस स्कीम का मेन फोकस दूरदर्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, जैसे कि HD क्वालिटी ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल ट्रांसमिशन शामिल करना है। लेकिन यह सब तभी मुमकिन हो पाएगा जब फंड्स का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल दूरदर्शन के लिए मार्केट में बहुत सारे चैलेंज है, अभी तो इनके लिए नया चैप्टर खोल पाएंगे या नहीं यह तो हम आने वाले वक्त में ही देख पाएंगे, हमें पता चल पाएगा। लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी पुरानी यादें ताजा हुई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।